जय हिंद मेरे जवानों। आशा करता हूं आप सभी लोगों को कल वाली वीडियो समझ में आई होगी। इतिहास की कल पहली वीडियो थी दोस्तों, आज आपकी ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, समझिएगा, एंजॉय करिएगा, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पर ही चलूंगा मैं। जाड़ा दोस्त बहुत ज्यादा है, कहने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल रजाई के अंदर मस्त सही है, बाहर मत निकलिएगा और बैठ करके पूरा अंदर बैठे बैठे पूरा मजा लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को मोबाइल से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, आज इतिहास का दूसरा ये वीडियो है। कल हमने आपको ये बता दिया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, ठीक है, तो बेटा हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। कहां से? प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। और प्राचीन भारत पहला खंड ही था इसका ये। ठीक है, प्राचीन भारत में नंबर 1 जो था बेटा, कल हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, वैसे तो खंड 3 है इसके, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं आपको कि 3 खंड हैं। एक बेटा प्रागैतिहासिक है, एक प्रागैतिहासिक है, एक बेटा आद्य ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक, और एक आपका ऐतिहासिक है। ठीक है, जब इतिहास को पढ़ते हैं डिटेल से तो हमको ये 3 काल पढ़ने को मिलते हैं। एक ऐतिहासिक है, एक आद्य ऐतिहासिक है और एक प्रागैतिहासिक है। ठीक है, इसको आद्य ऐतिहासिक को आप ऐसे लिख लो, आद्य ऐतिहासिक, ऐसे, ये भी आद्य ऐतिहासिक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। प्राचीन भारत को पढ़ेंगे और प्राचीन भारत में पहला पार्ट था प्रागैतिहासिक का। इसके अलावा भी 2 होते हैं बेटा, एक होता है आद्य ऐतिहासिक और एक होता है प्रागैतिहासिक, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां से क्या पूछे जाते हैं वो समझिएगा बेटा। जो प्रागैतिहासिक काल है, किस काल को कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है और ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? बात समझने की का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये जो प्रागैतिहासिक है, पेपर में पूछा जाता है कि जिस काल के बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिला उस काल को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चा, जिस काल के बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये इस काल की कहानी है, इसमें बेटा कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं बेटा। जिसमें लिखित विवरण मिलता है या मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा पाया। ठीक है, लिखित विवरण तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा पाया या पढ़ा नहीं जा सका। जिस काल के बारे में लिखित विवरण तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता बेटा, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और फिर ऐतिहासिक बेटा काल है जिसके बारे में लिखित विवरण भी है, लिखित विवरण है और उसे पढ़ा भी गया है। लिखित भी विवरण है बेटा और उसे पढ़ा भी गया है, उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। तो आपको ये बात समझना है कि जिस काल के बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिसके बारे में लिखित विवरण तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा पाया उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जिसके बारे में लिखित विवरण भी मिला और उसे पढ़ भी लिया गया उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आशा करता हूं ये तीनों फैक्ट आपको समझ में
आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल पे। किस काल पे बेटा? प्रागैतिहासिक काल पे। ठीक है, तो प्राचीन भारत का पहला पॉइंट जो है बेटा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल को जब हम पढ़ेंगे तो आप ये समझो कि हम पाषाण को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? हम पाषाण को पढ़ रहे हैं। किसको बेटा? पाषाण को। पाषाण मतलब एक आपका पूरा पाषाण है, एक आपका पूरा पाषाण काल है, यहां पे आपका एक मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, और एक आपका बेटा नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। बिल्कुल आपको फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन अनर्गल नहीं होगा, निरर्थक नहीं होगा, उसका अर्थ होगा सार्थक पढ़ाई होगी। ठीक है, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा, अगर इतिहास आया तो बेटा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आप टेंशन फ्री होकर के इसको पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा। ठीक है बेटा, देखिए अब ये जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, इस पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा, और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा। बेटा पूरा पाषाण काल जो है सबसे अधिक समय तक रहा है। बेटा कहां तक, कहां से कहां तक? 2 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, 2 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, यानी 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। बेटा 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है उसे मध्य पाषाण काल में पढ़ा जाता है। और बेटा 4,000 ईसा पूर्व से, यानी 4,000 बीसी से, ठीक है, 4,000 बीसी से 1,000 बीसी, 1,000 बीसी तक का जो इतिहास है बेटा उसे किस रूप में पढ़ते हैं? तो उसे नव पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड रहा 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। अगर इस तरीके से काउंट किया जाए, देखा जाए, तो सबसे अधिक समय तक का जो काल है वो पूरा पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण काल है, और उसके बाद नव पाषाण काल है। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब जो पूरा पाषाण काल है इसमें हुआ क्या क्या मेन काम वो समझिएगा। बेटा पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई थी। इस पूरा पाषाण काल को एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार हुए जो 1820 के टाइम पर, ठीक है, नाम था जर्गेनियस थॉमस साहब। क्या नाम था? जर्गेनियस थॉमस। 1820 में जर्गेनियस थॉमस ने ये कहा कि जो पूरा पाषाण काल है बेटा, जो पूरा पाषाण काल है, इसे और भी कुछ कहा गया। क्या कहा गया? एक तो पाषाण युग कहा गया। क्या कहा गया भैया? पाषाण युग कहा गया। ठीक है, इन्होंने कहा पाषाण युग ही, इसे इन्होंने कांस्य युग भी माना, और बेटा इसे लौह युग की संज्ञा भी दी है। अर्थात समझिएगा, पाषाण युग क्यों कहा? क्योंकि पूरा पाषाण काल यानी ये पाषाण जो युग है ये पत्थर का युग है, इसमें पत्थर का आविष्कार हुआ। अब जब पत्थर का आविष्कार हुआ तो जाहिर सी बात, एक पत्थर ये को आपस में अगर रगड़ा जाए तो चिंगारी होगी। चिंगारी अर्थात वो आग होगी। क्या होगी? वो आग होगी। तो आग की खोज सबसे पहले पूरा पाषाण काल में होगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए कांस्य युग क्यों कहा गया? आपको पता है कांस्य एक धातु होती है। क्या होती है? कांस्य एक धातु होती है जो बेटा तांबा और टिन के संयुक्त रूप से मिलने के बाद बनती है, उसे ही कांसा कहा जाता है। बेटा क्या कहते हैं? उसे कांसा कहते हैं। तो इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा गया, क्योंकि
इसमें खोजी गई। और लौह युग यानी बेटा इसमें लोहे का भी आविष्कार हुआ, लोहे की भी खोज हुई, इसलिए इसे लौह युग की संज्ञा दी थी किसने? जर्मेनियस थॉमस साहब ने 1820 में इसे पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि पूरा पाषाण काल को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग किसने कहा? जर्मेनियस थॉमस ने कहा। कब कहा? 1820 में। ठीक है बेटा, एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बेटा, ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत अंदर तक जाकर पढ़ने को मिलेंगी, अंदर तक जाएंगे तो ही मिलेंगी। मैं आपको आसानी से वो चीजें उपलब्ध करा रहा हूं, उन चीजों को आसानी से आप तक पहुंचा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें पुरातत्व साक्ष्य का जनक माना जाता है। पुरातात्विक जनक हैं ये, पुरातत्व साक्ष्य का जनक। ठीक है, किसको बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व साक्ष्य का जनक माना जाता है। तो यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पूरा पाषाण काल को कांस्य युग किसने कहा? जर्मेनियस थॉमस ने कहा। पूरा पाषाण काल को लौह युग किसने कहा? जर्मेनियस थॉमस साहब ने कहा। पूरा पाषाण काल को पाषाण युग की संज्ञा किसने दी? जर्मेनियस थॉमस ने दी। कब दी? 1820 में। पुरातत्व साक्ष्य का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व साक्ष्य का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व साक्ष्य का जनक माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। अच्छा, और इसमें क्या काम हुआ इस पाषाण युग में और पूरा पाषाण काल में? बेटा क्या काम हुआ? तो एक बात याद रखिएगा, इस पूरा पाषाण काल में एक तरीके से स्थल था बेटा, एक जगह पड़ती है, आपने सुना भी होगा, एक जगह पड़ती है, एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। अच्छा, ये बात अलग है कि आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो बेटा आग का जो प्रयोग हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। आग का प्रयोग बेटा किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बन गया। अब मध्य पाषाण काल में भैया और क्या क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में बेटा तांबे की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई? तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज हुई थी बेटा। तांबा जो था ये खेतड़ी नामक जगह पे पाया गया। किस जगह पे? तो खेतड़ी नामक जगह पे, खेतड़ी नामक जगह पर, जो कहां पड़ता है बेटा? राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है खेतड़ी, जहां पर सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी बेटा। इस तांबे से सबसे पहले जो औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कुल्हाड़ी बनाई गई थी। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ये मैं आपको यूपीपी स्टैंडर्ड का बता रहा हूं, जो भी भाई बहन यूपीपी लेखपाल देख रहे हैं उनका यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अंदर तक भी जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, ओके। तो आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। आग की खोज बेटा पूरा पाषाण काल में हुई। तांबे की खोज मध्य पाषाण काल में हुई। तांबा कहां मिला? खेतड़ी में मिला। खेतड़ी कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और तांबे से सबसे पहले क्या मिला बेटा? कुल्हाड़ी बनी। तांबे से सबसे पहले कुल्हाड़ी नामक औजार बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नवपाषाण काल में बेटा नवपाषाण काल में आप एक बात याद रखिएगा कि जो मानव था, इसने मानव का जो विकास काल बताया जाता है, मानव का जो विकास काल बताया जाता है वो नवपाषाण काल है। ठीक है, तो बेटा अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव का विकास काल कौन सा है? नवपाषाण काल है। क्यों काल है विकास काल क्यों कहा जाता है? देखिएगा बेटा, इसमें सबसे पहले व्यक्ति ने
पहिए का आविष्कार कर दिया। किसका? पहिए का आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार किया। दूसरा, कृषि का सामान, कृषि का सामान जो था वो भी बेटा नवपाषाण काल में खोजा गया, उपकरण कृषि करने के। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर व्यक्ति कृषि और पशुपालन, ये व्यापार, इनके व्यवसाय हो गए। कृषि और पशुपालन यानी खेती करने लगा और पशु पालने लगा, जिसमें पशुपालन में सबसे पहले नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। किसको बेटा? कुत्ते को पालतू बनाया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कब्रगाहों में मालिकों के साथ कुत्तों को दफन करने का प्रमाण कहां मिला? तो बेटा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के जो कब्रगाहें थी, उन कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफन थे, ये प्रमाण भी बेटा कहां मिला? तो मालिक के साथ कुत्ते कब्रगाहों में, ठीक है, दफन होने का साक्ष्य। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। तांबे की खोज कब हुई भैया? मध्यपाषाण काल में। तांबा कहां मिला? खेतड़ी में। कहां पर था? राजस्थान में। पहला औजार क्या बना? कुल्हाड़ी बना। ठीक है, आग का प्रयोग भी इसी में हुआ। वो बात अलग है कि आग की खोज थी वो पुरापाषाण काल में हो गई थी। ये बात आज की हो गई। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, कृषि का सामान और कृषि और पशुपालन व्यवसाय कर लिया गया और कुत्ते को पालतू बनाया गया। मालिक के साथ कुत्ते कब्रगाहों में दफन किए गए। और बेटा इसमें गेहूं और जौ इसकी प्रमुख फसल भी थी। ठीक है, गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया गया। बहुत सारे काम थे जो नवपाषाण काल में हुए, जैसे मानव ने रस्सी बुनने की कला सबसे पहले नवपाषाण काल में सीखी। मानव ने पेड़ों की छाल पहनने के बजाय रेशम के वस्त्र बुनने लगा और व्यक्ति रेशम के वस्त्र पहनने लगा। ठीक है, मानव ने सबसे पहले अपने घास फूस के घर बनाने लगा, उसमें रहने लगा, निवास करने लगा। पहले पेड़ों के ऊपर निवास करते थे, अब घरों के अंदर रहने लगे। यानी जितने भी डेवलपमेंट के कार्य थे वो सारे कार्य नवपाषाण काल में प्रारंभ हुए। इसलिए मानव की प्रगति के काल के रूप में नवपाषाण काल को जाना जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा रहा प्रागैतिहासिक काल, जिसके 3 भाग हो गए, पुरा, मध्य और नवपाषाण काल। बने रहिएगा वीडियो में, मजा आने वाला है बेटा। आगे देखिएगा, ये पहला पार्ट था। ठीक है, जैसे प्रागैतिहासिक काल हमने बताया था, पहली बात हो गई हमारा प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक काल, पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा बेटा हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं जरा देख लीजिए। ये हमारा फिनिश हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 यानी 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बेटा? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। बेटा इस सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम दिया गया, इसे हड़प्पा सभ्यता भी जाना जाता है। बेटा कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहला खोजे जाने वाला जो स्थल था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहां से ये पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो बेटा हड़प्पा था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों जुड़वा राजधानी थी बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। और इसमें जो पूजा होती थी वो मात्र देवी की पूजा होती थी। किसकी होती थी बेटा? मात्र देवी की पूजा होती थी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी, उससे पहले जो इतिहासकार थे वो वैदिक काल को पुरानी सभ्यता मानते थे। ठीक है, कहते थे सबसे पुराना जो था, सबसे पुराना इतिहास जो पढ़ने को मिलता है वो क्या था? वो वैदिक काल था। लेकिन वैदिक काल को कैसे पता चला कि इससे पहले भी कोई काल था और कोई सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता? बेटा, एक पटरी की खुदाई हो रही थी। किसकी? पटरी की खुदाई हो रही थी, और उस पटरी की खुदाई में नीचे जो साक्ष्य मिले, पटरी की खुदाई में बेटा जो साक्ष्य मिले वो मिट्टी की मूर्तियां मिली। कैसी मूर्तियां? मिट्टी की मूर्तियां। तब ये पता चला कि यार इससे पहले भी कोई सभ्यता थी। तब ये पता चला इससे पहले भी कोई सभ्यता थी, और वही सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, अब ये कैसी सभ्यता थी बेटा? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसमें नगर नियोजन का विशेष ख्याल रखा गया। इसका बेटा नगर नियोजन का विशेष ध्यान दिया गया। विशेष ध्यान दिया गया। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। किसकी? पक्की ईंटों की बनी होती थी। बनी होती थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख कारण ये था फेमस होने का कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे, उन घर के जो दरवाजे थे बेटा, जो दरवाजे थे और जो खिड़कियां थी, इनके जो द्वार थे, यानी घरों में दरवाजे और खिड़कियां पीछे की तरफ से होते थे। किसकी तरफ से? पीछे की तरफ रखे जाते थे। पीछे की तरफ रखे जाते थे। ठीक है बेटा।